1999 में आज ही के दिन पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में भारत विजयी हुआ था, इसलिए आज का दिन बहुत स्पेशल है। इसलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कारगिल की लड़ाई 60 दिनों से भी ज्यादा समय तक चली, लगभग 2 महीने का युद्ध था और इस युद्ध में भारत के 527 जवान शहीद हुए थे। आज हम आप सबकी तरफ से इन 527 शहीदों को और उनके परिवारों को आज बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं और इन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि हम हमेशा इनकी कुर्बानी को याद रखेंगे। खास बात यह है कि कारगिल की जंग में पहली बार टेलीविजन के जरिए ये युद्ध आपके ड्राइंग रूम तक पहुंचा था, आपके घर तक पहुंचा था। इससे पहले भारत ने जितने भी युद्ध लड़े, चाहे चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ, तब भारत में टेलीविजन का पेनिट्रेशन नहीं था। भारत के लोगों ने इन युद्धों को कभी देखा ही नहीं, या तो रेडियो पर इनके खबरों के बारे में सुना था और या फिर अखबारों में इनके बारे में पढ़ा था। 1999 का कारगिल युद्ध पहला ऐसा युद्ध था जो टेलीविजन के दौर में हुआ, क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ 65 और 71 का युद्ध हुआ था तब टेलीविजन भारतीय घरों तक पहुंच नहीं पाया था। उस समय ना सिर्फ टेलीविजन के पत्रकारों की पहली पीढ़ी ने इस युद्ध को बहुत करीब से देखा, 99 के युद्ध को, बल्कि न्यूज चैनलों के जरिए देश की आम जनता ने भी युद्ध का अनुभव पहली बार अपनी टीवी स्क्रीन पर किया और हर व्यक्ति में ऐसा जुनून था कि वो खुद कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तान के खिलाफ जैसे जंग लड़ रहा हो। इस युद्ध के दौरान ऐसा पहली बार हुआ जब शहीद जवानों का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचाया जाता था और उनकी शव यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती थी। ये तस्वीरें आज हमारे पास हैं। आज हम आपको फ्लैशबैक में लेकर चलेंगे। उस समय इन तस्वीरों को टीवी पर लोग देखते थे और पूरा देश अपने जवानों के साथ खड़ा हो जाता था। जो तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं ये 1999 की तस्वीरें हैं। उस समय देश के लोगों में देशभक्ति का जज्बा भरने के लिए सरकार ने यह फैसला किया कि जो हमारे शहीद जवान हुए हैं उनके शवों को पूरे सम्मान के साथ उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। और जब ये शव, उनके शहीदों के शव वहां पहुंचते थे, उनकी शव यात्रा होती थी, बड़ी संख्या में वो गांव नहीं पूरे इलाके के लोग उमड़ पड़ते थे, उनको धन्यवाद देते थे, जय जयकार होती थी और पूरे देश में एक देशभक्ति की भावना जो है वो ऐसी बढ़ गई थी, ऐसा लगता था जैसे पूरा देश कारगिल का ये युद्ध लड़ रहा है। उसी ज़माने की तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं। भारत में ये बहुत बड़ा बदलाव था। आज आप जो राष्ट्रवाद की बात सोचते हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आज आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश में राष्ट्रवाद बहुत बढ़ गया है। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी जब ये तस्वीरें टेलीविज़न पर पहली बार देश के लोगों ने देखी थी। मई 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों ने आतंकवादियों के रूप में कारगिल में घुसपैठ की थी। उनके साथ आतंकवादी भी मौजूद थे। पाकिस्तानी सैनिक कारगिल की चोटियों पर कब्जा करके बैठ गए थे और लेह से श्रीनगर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को उन्होंने अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की थी। वो ये चाहते थे। ये हाईवे एक तरह से जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन है। उस वक्त अगर ऐसा हो गया होता तो फिर सियाचिन में तैनात भारतीय सेना तक कोई भी सप्लाई नहीं पहुंच पाती और ये इलाका पूरी तरह देश से कट जाता, अनर्थ हो जाता। लेकिन करीब 2 महीनों की लड़ाई और 527 सैनिकों की शहादत के बाद भारतीय सेना ने अपना इलाका पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करवा लिया और इस तरह से भारत ने पाकिस्तान से ये लड़ाई जीती। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध जीतने का औपचारिक ऐलान किया और इसीलिए इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ये तस्वीरें उसी दिन की हैं। उस समय टेलीविजन के पत्रकारों के लिए इस युद्ध को कवर करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी थी और एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यह पहला अनुभव था जब लाइव प्रसारण के लिए आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन्स उस समय तक नहीं आई थी, जिन्हें आज आप ओबी वैन्स कहते हैं, और युद्ध की कवरेज का टीवी पर प्रसारण होने में 2 से 3 दिन लग जाते थे। यानी जो तस्वीरें, ये तो मैं आपको अपनी ही तस्वीर दिखा रहा हूं, जब हम वहां थे, मेरे साथ और भी बहुत सारे पत्रकार थे, उस वक्त हम जो भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते थे उसे हमारे ब्रॉडकास्ट सेंटर तक आने में करीब 2 दिन या कई बार 3 दिन भी लग जाते थे। और मुझे आज भी याद है उस समय जो हम अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग करते थे उसकी टेप पहले
इंडियन एयरफोर्स के किसी पायलट के जरिए हम श्रीनगर भेजते थे कारगिल से, और फिर श्रीनगर में जो हमारे संवाददाता थे वो कुरियर की मदद से फिर हवाई जहाज के जरिए ये टेप्स को हमारे ब्रॉडकास्ट सेंटर पर भेजते थे। यानी कारगिल में होने वाली गतिविधियों की खबर देश को 2 से 3 दिन के बाद पता चलती थी और तस्वीरें 2 से 3 दिन के बाद उन्हें देखने को मिलती थी। उस समय मैंने कारगिल और वहां हुए युद्ध को बहुत करीब से देखा और 1999 में मैं कारगिल युद्ध को कवर करने के लिए वहां पर बहुत दिनों तक मौजूद रहा। आप जानते हैं जी न्यूज़ इस देश का सबसे पुराना, सबसे पहला प्राइवेट न्यूज़ चैनल है और पिछले 26 वर्षों में ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं जिस पर जी न्यूज़ ने आपके लिए शानदार कवरेज ना की हो, जिसकी तस्वीरें हमारी लाइब्रेरी में ना हो। और कारगिल युद्ध की भी सबसे बड़ी और सबसे विशाल कवरेज लोगों ने उस जमाने में जी न्यूज़ पर ही देखी थी। हमने जोखिम से भरी ये सच्ची रिपोर्टिंग इसलिए की ताकि कारगिल युद्ध की एक एक खबर हम अपने दर्शकों तक यानी आप तक पहुंचा सके। और फिर 2014 में भी मैंने दोबारा कारगिल जाकर उस युद्ध की निशानियों को बहुत करीब से देखा था। आज वो सारे अनुभवों को एक साथ मिलाकर हमने आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। अगले कुछ मिनट आप देश के लिए अपनी जान देने वाले सैनिकों की याद में बिता सकते हैं। वो कारगिल की इस पोस्ट पर कई दिनों से दिन रात बमबारी चल रही है। ऑपरेशन विजय की ये तस्वीरें भले ही पुरानी हो, लेकिन इनकी हर एक याद आज भी ताजा है। धमाकों की गूंज और भारत के सबसे ताकतवर हथौड़े ने तब भी धड़कनें बढ़ाई थी। और आज भी ऑपरेशन विजय के सबसे बड़े नायक को देख सीना फख्र से ऊंचा हो जाता है। आज एक बार फिर जी न्यूज़ की लाइब्रेरी से हमने आपके लिए कारगिल युद्ध की पुरानी यादों का एल्बम तैयार किया है, जिसमें कभी न भूलने वाली बातें हैं और भारतीय सेना के शौर्य की गाथा है। आज का डीएनए आपके लिए कारगिल की कुंजी होगा। पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया गया है। यहाँ कुछ देर पहले एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन बमबारी के बाद यहाँ सिर्फ जलता हुआ मलबा है। ये नतीजा है उस घमासान लड़ाई का जो ठीक मेरे पीछे टाइगर हिल्स पर कब्जे के लिए इस समय चल रही है। आप सब कारगिल में उत्पन्न स्थिति से भली भांति परिचित हैं। ये एक गंभीर स्थिति है, ये खतरों से भरी स्थिति है। ये एक ऐसी स्थिति है जो मात्र एक ही कारण से उत्पन्न हुई है, पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया गया है। एक ही रास्ता बच जाता है कि जो हमारे ज़मीन पर आकर बैठे हैं उन्हें जिंदा या मुर्दा अपना देश से हटा दें। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिसमें से बारूद निकले कुत्ते उसे विश्वनाथ कहते हैं। हा 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 हा। The entire nation is behind the Jawans. Everybody is behind the Jawans and the army. देख वो बड़ा ये वो जगह है जहां दोनों पक्षों के बीच लगातार बिना रुके कई दिनों से गोलाबारी हो रही है और गोलीबारी के धमाके यहां एक आम सी बात हो गई है। यहां तैनात जवानों के मुताबिक कई बार एक रात में कम से कम 600 से 700 गोले तक दागे जाते हैं। हर चोटी और हर बंकर पर कब्जे के बाद बड़ी तादाद में भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना के खतरनाक हथियार बरामद हो रहे हैं और इन्हीं हथियारों के जरिए भारतीय सेना बार बार ये साबित करती आ रही है कि पाकिस्तानी सेना न केवल घुसपैठियों को रसद और हथियार मुहैया करा रही है बल्कि उन्हें आर्टिलरी कवर भी दे रही है, जिससे भारतीय सेना का काम और मुश्किल होता जा रहा है।
दिन रात चल रही बमबारी के धमाके और बंकर का अंधेरा और घुटन, यही है एक जवान की जिंदगी। 17,000 फीट की ऊंचाई पर इस लड़ाई के मैदान में एक जवान का आधा समय अपनी गन पोजीशन पर बीतता है और बाकी का समय अपनी जिंदगी बचाने के लिए इन अंधेरे बंकर्स में। आज जब हम कारगिल युद्ध में बहादुरी की कहानियों के बारे में बात करते हैं और सबसे बड़े युद्धों के बारे में बात करते हैं तो टाइगर हिल का नाम लिए बिना वो कहानी पूरी नहीं हो सकती। टाइगर हिल वो जगह है जहां पर सबसे भयंकर युद्ध लड़ा गया था। टाइगर हिल सबसे पहले आपको दिखा दें, ये वो टाइगर हिल है जो इस वक्त आप देख रहे हैं और टाइगर हिल को कैप्चर करना भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। इसी टाइगर हिल पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। टाइगर हिल से सीधा नेशनल हाईवे 1 अल्फा दिखाई देता है और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जब तक टाइगर हिल पर कब्जा नहीं होगा तब तक भारतीय सेना आगे नहीं बढ़ पाएगी और इसीलिए कहा जाता है कि टाइगर हिल को लेकर जो युद्ध हुआ वो काफ़ी दिनों तक चला था और जिस दिन भारतीय सेना ने टाइगर हिल को कैप्चर कर लिया था वही एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया था। कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल और तोलोलिंग हिल को वापस लेने की जो जंग हुई थी उसमें बोफोर्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, क्योंकि बोफोर्स का गोला इन पहाड़ियों की चोटी तक पहुंचा था और वहां पर दुश्मन ने जो मजबूत बंकर बनाए हुए थे उन बंकर्स को बोफोर्स ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। इस वक्त बोफोर्स के बहुत करीब हम खड़े हुए हैं। हमारे देश के जितने हमारे करोड़ों की संख्या में जो दर्शक हैं वो शायद इतने करीब बोफोर्स से कभी नहीं ना तो आ पाएंगे ना इतने करीब से देख पाएंगे, लेकिन मेजर सिंह इतने करीब हम खड़े हैं बोफोर्स के, आपसे हम यही जानना चाहते हैं कि बोफोर्स भारत की सबसे भरोसेमंद तोप साबित हुई है। आखिर ऐसा क्या खास है बोफोर्स में? बोफोर्स इक्विपमेंट जब इंडियन आर्मी में आया तो हमारी इंडियन आर्मी को काफ़ी समय मिला इस पर अच्छे से ट्रेनिंग करने के लिए। और जब 99 वॉर में करगिल युद्ध के दौरान दुश्मन ने जब हमारी पोस्टों को कब्जा कर लिया तो इस इक्विपमेंट को लाने के लिए हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि रोड की हालत काफ़ी ख़राब थी और ये गन जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड मोड में अकेले चल सकती है, इसको हम जो है उसकी SP इंजन की मदद से जो है इंडिविजुअल गन प्लेटफॉर्म पर ले आकर डायरेक्ट फायरिंग रोल में और इनडायरेक्ट फायरिंग रोल में दुश्मन पर फायर करके उनके पोजीशंस को बर्बाद किया और फाइनली इस युद्ध में विजय हासिल की। तो बोफोर्स का ये DNA टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम आपको ये नहीं बताएं कि बोफोर्स जब अपने दुश्मन को बर्बाद करती है तो कैसे करती है और बोफोर्स का एम्यूनिशन क्या होता है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं ये बोफोर्स के अलग अलग तरीके के एम्यूनिशंस हैं और मेजर सिंह हमें बताएंगे इन अलग अलग एम्यूनिशंस के बारे में। मेजर सिंह जी, सबसे पहले हाई एक्सप्लोजिव एम्यूनिशन जी, जिसमें जो है अराउंड 8 kgs ऑफ TNT होता है। इस शेल का वजन जो है तकरीबन 42 kgs है और ये जो है दुश्मन को एयर बस्ट मोड में भी फायर करके या ग्राउंड बस्ट मोड में फायर करके डिस्ट्रॉय किया जाता है। दूसरा शेल जो है ये हाई एक्सप्लोजिव एक्सटेंडेड रेंज है। बिकॉज ऑफ द बेस ब्लीड यूनिट जो इसमें लगा हुआ है इसकी वजह से इसका जो फ्रिक्शन बनता है शेल का पीछे वो कम हो जाता है और इसकी रेंज बढ़ जाती है और ये तकरीबन 42 किलोमीटर दूर बैठे हुए दुश्मन को भी जो है बर्बाद कर सकता है। अच्छा, अगला एम्यूनिशन जो है स्मोक एम्यूनिशन है। इसमें हमारे पास 2 वैरायटी के एम्यूनिशन आते हैं जो कि 18 किलोमीटर्स एंड 24 किलोमीटर्स। इसके अंदर जो है फिलिंग होती है कॉम्पोजिशन की, जिसकी मदद से जो है टारगेट पे जब ये गिरता है तो ये स्मोक एमिनेट करता है। कैनिस्टर्स होते हैं। इसमें जो है हम 2 तरीके से इसको यूज़ करते हैं। या तो कभी हमारी फौज अगर हरकत कर रही है, दुश्मन उसे देख रहा है और उस पर कारगर फायर ला रहा है तो दुश्मन को जो है स्क्रीन करने के लिए हम एक पर्दे टाइप की चीज़, धुएं की परत बना देते हैं जिसकी वजह से दुश्मन हमें देख ना सके। कई बार ऐसा होता है दुश्मन हरकत कर रहा है और हम फायर ले आ रहे हैं और दुश्मन बचने में कामयाब हो रहा है तो हम स्मोक फायर करते हैं और दुश्मन को कंप्लीट कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद जो है हम उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। ये चार्ज बैग्स हैं जो कि इन शेल्स के पीछे लगाए जाते हैं और इसकी वजह से ये एनर्जी बैग्स आप कह सकते हैं। ये जलते हैं और उसके बाद ये शेल्स को प्रोपेल करके आगे फेंक देते हैं। ये फ्यूजेस हैं जो कि लगते हैं शेल्स के आगे। अच्छा, इनकी मदद से इन पे अलग अलग उठा सकता हूं? जी प्लीज। ये इन पे सेटिंग्स अलग अलग होती हैं। इन सेटिंग्स को लगा के हम या तो एयर बस्ट एक्शन, ग्राउंड बस्ट एक्शन, स्मोक को एयर बस्ट ऊपर फायर कर ऊपर या फिर ज़मीन में अलग अलग एक्शन हासिल कर सकते हैं। जी, तो ये हमने आपको बताया कि एम्यूनिशंस कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं बोफोर्स गन में और बोफोर्स गन जो इतनी कामयाब होती है उसके पीछे कौन कौन से एम्यूनिशंस और कौन कौन से हथियार उसके पीछे उसकी इस शौर्य गाथा को पूरा करते हैं। देशभक्ति यहाँ की हवा में फैली हुई है
और अगर आप यहाँ मौजूद होते तो शायद इस बात को महसूस करते। इस तिरंगे की शान में कोई कमी न रह जाए, ये तिरंगा नीचे ना झुक जाए। इसके लिए कारगिल युद्ध के दौरान हमारे 527 जवानों ने अपनी जान दे दी और शहीद हो गए। ये युद्ध इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि परमाणु हथियार बनाने के बाद ये भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध था। ये जो कारगिल का इलाका है, कारगिल सेक्टर, ये बहुत ख़ास है। भारतीय सेना के लिए भी बहुत ख़ास है और जी न्यूज़ के लिए भी बहुत ख़ास है क्योंकि हमने महीनों तक वहीं रहकर इस युद्ध को आप तक पहुंचाया था। और क्योंकि 1999 में, जैसा मैंने आपको बता रहा था, टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी। उस समय इंटरनेट भारत में नया नया आया था, सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था, वीडियो भेजने का कोई ज़रिया नहीं था। और ये उस मामले में एक बहुत ही यूनिक युद्ध था जिसमें बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा। लेकिन इस इलाके में भारत ने 527 बहादुर योद्धाओं को खो दिया। उन्होंने यहाँ इस इलाके में शहादत दी। इसलिए ये जो पूरा इलाका है, ये हमारे लिए भी और आपके लिए भी एक तीर्थ स्थल जैसा है और इसे आप एक तीर्थ स्थल कह सकते हैं। आगे भी भविष्य में कभी आपको यहाँ जाने का मौका मिले तो अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर कारगिल ज़रूर जाइए और उन्हें बताइए कि ये सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं है, ये एक तीर्थ स्थल है। कारगिल युद्ध ने न सिर्फ भारत की रणनीति बदली बल्कि इस युद्ध से हमारे देश ने बहुत कुछ सीखा। पहली बात तो ये सीखी कि अमेरिका पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहा जा सकता। अमेरिका ने हमें ये एहसास दिलाया इस दौरान। युद्ध के दौरान भारत चाहता था कि अमेरिका अपने सैटेलाइट्स की मदद से भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना के ठिकानों की सही जानकारी उपलब्ध करा दे, लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया और तब भारतीय सेना के लिए कारगिल की चोटियों पर पहुंचना ठीक वैसा ही था जैसे किसी व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बंधी हो और उसे खाई को पार करके विजय हासिल करनी हो। और हमारे सैनिकों ने अपने पराक्रम से यह काम बखूबी किया। और आप याद रखिए, उस समय आतंकवादी भी थे और पाकिस्तान की सेना भी थी और पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों को आगे कर दिया था। आतंकवादी भारतीय सेना से लड़ रहे थे और आतंकवादियों को कवर देने के लिए पीछे पाकिस्तान की सेना खड़ी थी। यानी दो फ्रंट पर भारतीय सेना लड़ रही थी। भारत ने यह भी सीखा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता का रिमोट कंट्रोल वहां की सेना के पास ही होता है, वहां के जनरल के पास ही होता है। जब कारगिल युद्ध हुआ तब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ थे, जो युद्ध के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बने। कारगिल युद्ध से भारत ने यह सीखा कि पाकिस्तान पर किसी भी सूरत में कभी भी भरोसा किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि युद्ध से कुछ महीने पहले ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठकर दिल्ली से लाहौर गए थे और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन जैसे ही वाजपेयी लौटे, उसके कुछ समय बाद ही पाकिस्तान ने कारगिल में भारतीय चौकियों पर अपना कब्जा कर लिया। नवाज शरीफ ये कहते रह गए कि मुझे तो पता ही नहीं था कि परवेज मुशर्रफ की प्लानिंग क्या थी। कारगिल युद्ध के बाद ही भारत ने महसूस किया कि देश में सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति होनी चाहिए, जो तीनों सेनाओं के बीच एक कड़ी का काम करे, उन्हें कोऑर्डिनेट करे। हालांकि सीडीएस की नियुक्ति में 20 साल और लग गए और फिर वर्ष 2019 में जनरल बिपिन रावत को देश का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया। लेकिन ये जो आइडिया था, ये जो सीख थी, हमें 1999 में ही मिल गई थी। कारगिल युद्ध में चीन की भूमिका बहुत अहम थी। चीन और पाकिस्तान भले ही हमेशा से एक टीम में रहे हों, लेकिन कारगिल युद्ध के दौरान चीन ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन नहीं किया था। यही नहीं, युद्ध के दौरान जब पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ चीन गए तो वहां से उन्होंने अपनी सेना से बात की और ये कॉल भी रिकॉर्ड हो गई थी। और बाद में इस रिकॉर्डिंग को भारत सरकार ने चलाकर यह साबित कर दिया था कि कारगिल में छिपकर बैठे सैनिक पाकिस्तान के ही हैं, क्योंकि पहले पाकिस्तान इसे इनकार कर रहा था। तो बहुत सारी सीख हैं इस दौरान जो कि भारत के लोगों ने और हमारे पूरे सिस्टम ने इस कारगिल युद्ध से सीखा। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा था कि अगर एक पत्रकार की नज़र से देखें तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर ये देखें तो ये युद्ध बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। और भारत की मीडिया ने, भारत के पत्रकारों ने, खास तौर पर टेलीविज़न के पत्रकारों ने पहली बार अपनी आंखों के सामने किसी युद्ध को होते हुए देखा और फिर उसे बहुत ही कम टेक्नोलॉजी के साथ, जैसा मैं आपको बता रहा था, उस समय इंटरनेट बहुत ही मामूली स्पीड पर काम किया करता था, सब जगह उपलब्ध भी नहीं था और मोबाइल फ़ोन नए नए आए थे और वीडियो भेजने का कोई साधन नहीं होता था।
इसलिए जो कम्युनिकेशन का जो पूरी टेक्नोलॉजी थी वो बहुत पुरानी थी उस समय। सोशल मीडिया तो बिल्कुल नहीं था, और ऐसे में देश के करोड़ों लोगों को लगातार इस युद्ध के बारे में खबरें देना हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और देश में जो पहला राष्ट्रवाद पहली बार इतना ज़बरदस्त तरीके से लोगों के मन में आया, वो इस युद्ध की कवरेज देखने के बाद ही आया था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.